जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्टली आप सभी लोगों को सॉरी, मैं कुछ दिनों तक वीडियो नहीं बना पाया था उसके लिए। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेके आया हूँ। आई होप यू वुड लाइक दिस चैनल दिस टॉपिक टुडे। आज का हमारा टॉपिक है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज। एमपी और एमएलएज का डिसक्वालिफिकेशन किन किन बेस पे होता है। जैसा कभी इस समय चर्चा में है, हमारे राहुल गांधी जी को अभी डिसक्वालिफाइड कर दिया गया है एज ए एमपी। अभी राहुल गांधी को डिसक्वालिफाइड कर दिया गया है, जो उनका कन्विक्शन हुआ है 2 साल का जेल टर्म्स। सूरत के कोर्ट ने उनको 2 साल का जेल टर्म सुनाया हुआ है। तो उसके सूरत कोर्ट के कन्विक्शन के बेस पे इनको डिसक्वालिफाइड किया गया है। तो ये डिसक्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है? इससे पहले इनको ये कन्विक्शन किस लिए मिला है, मतलब उनको किस लिए 2 साल का जेल का टर्म्स हुआ है, जेल की सज़ा मिली है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा। फिर हम जानेंगे डिसक्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग सारे फैक्ट्स को। एक्चुअली 2019 में जब लोकसभा इलेक्शन होना था, तो उस समय राहुल गांधी जी सूरत में कहीं अपना प्रचार कर रहे थे। तो प्रचार में उन्होंने अपना बीजेपी के अगेंस्ट में बहुत सारी बातें बोली। तो वहाँ पे बोलते बोलते उन्होंने बातों बातों में ये भी बोल दिया कि जो भी नीरव मोदी है या फिर ललित मोदी है, इन लोगों ने कुछ फ्रॉड किए हुए हैं। फिर उसके बाद इसी में नरेंद्र मोदी हैं, ये बोले कि जितने भी मोदी होते हैं सब चोर होते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ वर्डिंग किया। तो उसके ऊपर फिर उनके खिलाफ वहाँ पे बीजेपी के एक एमएलए ने केस कर दिया सूरत की कोर्ट में। और फिर 2019 का केस चल रहा था। तो अभी उनको 23 मार्च को सूरत की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ से उनको जजमेंट उस कोर्ट का आया, और उसमें उस जजमेंट में उनको 2 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। ये जो जेल की सज़ा है, ये जिस दिन जेल की सज़ा उनको सुनाई गई उसी दिन विदिन 24 आवर जो लोकसभा की सेक्रेटरीट है वहाँ से फिर मैसेज सर्कुलेट होता है। और उसमें जो है कि उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंटशिप, मतलब कि जो एमपीज हैं वो एमपी का उनका जो है कि एज ए एमपी उनको डिसक्वालीफाइड कर दिया गया। ये डिसक्वालिफिकेशन क्या होता है, हमारा आज का टॉपिक यही है। डिसक्वालिफिकेशन एमपी और एमएलए का किस किस बेस पे होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ये हमारे जो है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि हम कितने तरह से डिसक्वालीफाइड कर सकते हैं किसी एमपी या एमएलए को। एक्चुअल में किसी भी एमपी या एमएलए को 3 तरह से डिसक्वालीफाइड किया जा सकता है। फर्स्ट जो है, जो हमारा संविधान है उसका आर्टिकल 102 का सेक्शन 1 और 191 का सेक्शन 1। 102 में जो है एमपीज को डिसक्वालीफाइड करने का प्रोविजंस दिया गया है, और 191 में एमएलए को डिसक्वालीफाइड करने का प्रोविजंस दिया गया है। फिर दूसरा है जो हमारा 10th शेड्यूल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल है, एंटी डिफेक्शन लॉ भी उसको बोलते हैं। उसमें प्रोविजंस दिया गया है कि यदि आप अपनी पार्टी से विरोध करते हैं, आप जिस पार्टी के बैनर तले आप चुने जाते हैं या इलेक्ट होते हैं, यदि आप उस पार्टी के विरोध में जो है कि पार्लियामेंट में या अपना लेजिस्लेटिव असेंबली में वहाँ पे कुछ एक्शन करते हैं या वोट करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ऊपर पार्टी वाले जो है कि एक तरह से डिसक्वालिफिकेशन का वो आरोप लगा के आप जो स्पीकर हैं उनके थ्रू आपको बाहर निकलवा सकते हैं या आपको डिसक्वालीफाइड करवा सकते हैं। ये है जो है कि दूसरा प्रोसीजर 10th शेड्यूल में जो मेंशन किया गया है। और तीसरा तरीका जो हमारे आरपीए एक्ट है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 है, उसके अकॉर्डिंग भी प्रोविजंस है कि यदि आप जो है किसी केस में सजा याफ्ता हैं, जेल टर्म से आपको मिला है, कन्विक्टेड हैं, तो उस केस में भी आपको 2 साल तक के लिए, या तो आपका 2 साल तक के लिए यदि आपको जेल टर्म्स हुआ है या जो है कन्विक्टेड है किसी क्रिमिनल केस में, तो आपको डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे इनका कन्विक्शन हुआ है इस डिफेमेशन केस में। एक्चुअली इनके ऊपर डिफेमेशन का केस लगाया गया था। जो हमारे आईपीसी का सेक्शन 500 है, उसके तहत इनके ऊपर केस दर्ज किया गया था। आईपीसी के सेक्शन 500 के अकॉर्डिंग इनके ऊपर जो केस लगा था उसमें इनको गिल्टी साबित पाया गया है, और उसके बेस पे इनको कन्विक्शन मिला है सूरत की कोर्ट के द्वारा।
ये दूसरा कंडीशन मैंने बताया कि तीसरा कंडीशन बता दिया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 उसमें भी मेंशन है कि आप कन्विक्ट होते हैं तो आपका जो है कि मेंबरशिप खत्म हो जाएगा पार्लियामेंट से या स्टेट लेजिस्लेचर से। ये इस बेस पे फिर इनको डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है। अभी जो है कि ये डिसक्वालीफाइड हो गए तो अभी क्या इनके पास कोई ऑप्शन है जिसके बेस पे इनको अभी फिर से बचाया जा सके, अपने आप को बचा सकें, अपना जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट का उसको बचा सकते हैं? जी हाँ। इसका क्लियर जवाब है यस, इनके पास अभी भी ऑप्शन है। ये अभी जो सूरत में इनके ऊपर केस इनका जो है कि जजमेंट इनके ऊपर हुआ है, तो सूरत हाई कोर्ट में या गुजरात हाई कोर्ट में जाके दोबारा जो है कि अपना एक इस कन्विक्शन के अगेंस्ट में या कन्विक्शन को स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइड कोर्ट में वहाँ पे अपील कर सकते हैं। तो यदि अप्लाइड कोर्ट में इनका कन्विक्शन के स्टे के लिए अपील हो जाता है, कोर्ट उनको एक्सेप्ट कर लेता है और स्टे मिल जाता है, तो इनका जो है कन्विक्शन है रुक जाएगा, कन्विक्शन भी रुक जाएगा और इनका डिस्क्वालिफिकेशन भी रुक जाएगा। मतलब कहने गए हैं कि जब तक हाई कोर्ट इस केस को स्टे रखेगा, इस कन्विक्शन को स्टे रखेगा, तब तक ये ना ही डिस्क्वालीफाइड होंगे। मतलब कहने का कि पार्लियामेंट की किसी भी मीटिंग में, किसी भी उसमें सेशन में जाके अपना पार्टिसिपेट एज इट इज कर सकते हैं, जब तक कि स्टे रहेगा इनका। और साथ ही साथ इनका जो कन्विक्शन इस नीचे की कोर्ट ने किया है वो भी अभी तक स्टे रहेगा, मतलब वो भी फाइनलाइज नहीं हो जाएगा कि कन्विक्टेड है इस पर्टिकुलर केस में। ये है, इस चीज़ को एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में दिया था 2013 में कि जब तक ये आपका केस स्टे रहेगा किसी अप्लेट हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जब तक कोई ये ऐसे मामले स्टे के कंडीशन में रहेंगे, तब तक जो है कि वो पर्टिकुलर जो लॉ मेकर्स है, मतलब लेजिस्लेचर्स या जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, उसका डिस्क्वालिफिकेशन और जो है कि उसका कन्विक्शन दोनों ही स्टे रहेंगे, वो नॉर्मल रहेगा। ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था इनके ऊपर कि ये डिस्क्वालिफिकेशन होता क्या है, इसके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं डिस्क्वालिफिकेशंस के, और इससे बचने का क्या तरीका है, कब तक आप जो है कि डिस्क्वालिफिकेशन से किस तरीके से बच सकते हैं। तो क्या इससे पहले भी किसी के ऊपर ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन का केस लगा के उनको हटाया गया था? बहुत रिसेंटली अभी 2022 में आजम खान जी को भी, जिनका कि रामपुर सीट था, रामपुर उत्तर प्रदेश के रामपुर विधानसभा क्षेत्र से वो MLA थे, उनको भी जो है कि कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड किया गया था, तो उनको भी डिस्क्वालिफिकेशन लगा के उनकी भी सीट को, उनको भी जो है कि सदस्यता उनकी भी रद्द कर दी गई थी। तो और इससे पहले 1978 में ठीक राहुल गांधी जी के दादी जी जो कि इंदिरा गांधी थी, उनके ऊपर भी यही केस लगा हुआ था, उनके ऊपर भी जो है कि डिस्क्वालिफिकेशन का केस लगा था। उनको भी 1978 में जो इमरजेंसी लगाई थी उन्होंने, विदाउट एनी परमिशन, विदाउट डिस्कसिंग विद देयर कैबिनेट्स एंड विदाउट डिस्कसिंग विद एनी अदर्स, तो उन्होंने अपने बेस पे जो वहाँ पे लगाया था इमरजेंसी, तो उस समय में भी इनको भी 6 दिन का जेल टर्म्स हुआ था। तो उसके बेस पे फिर इनको भी कन्विक्ट किया, चूँकि कोर्ट ने कन्विक्ट किया हुआ था, तो कन्विक्शन के बाद इनको भी डिस्क्वालिफाइड किया गया था। ऐसे बहुत लोगों को डिस्क्वालिफाइड किया गया कन्विक्शन के बाद। ये है एक मोटा मोटा कन्विक्शन से रिलेटेड सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि आई थिंक आपको जानना चाहिए, और आई थिंक मैंने आपको जो बताया इसमें आपको थोड़ी सी समझ आई होगी कि ये एक्चुअल में ये डिस्क्वालिफिकेशन होता क्या है। ये डिस्क्वालिफिकेशन जो फाइनल इसके ऊपर जजमेंट देता है वो आपका स्पीकर देता है। स्पीकर फाइनली इसको किसी मेंबर को डिस्क्वालिफाइड करते हैं। हालांकि ये चैलेंज कर सकता है इंडिविजुअल्स इसको कोर्ट में, बट जो है कि इस पर फाइनल अथॉरिटी होती है जो इसको डिस्क्वालिफाइड करने की, वो आपकी स्पीकर के हाथ में होता है, या जो है कि जो चेयरपर्सन या जो प्रेसिडेंट होता है MP अपना ये विधानसभा लेजिस्लेचर का स्पीकर, या फिर राज्यसभा में आपको जो चेयरपर्सन होते हैं उनके हाथ में होता है। ये था स्मॉल वीडियो अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड MLA। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिली होगी।
और देखिए हमारा ये चैनल अभी आप लोग इसको सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं। मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन की कमी लग रही है आप लोगों के सब्सक्राइब ना करने की वजह से। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कराएं, जितने ज़्यादा लोगों के पास भेज सकें इस वीडियो को भेजें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं। और आप लोगों को जिस भी टॉपिक पे कुछ जानना है उस टॉपिक के बारे में मुझे कमेंट्स में लिखें। साथ ही साथ मैं अभी आपको कंसिस्टेंटली करंट अफेयर्स के वीडियो एक एक डेली डालता रहूँगा जो बर्निंग टॉपिक्स होंगे, और उसको बहुत ही सरल लैंग्वेज में डालूंगा ताकि जिसको भी ना समझ में आ रही चीज़ें वो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। साथ ही साथ मैं अभी आगे कुछ प्लान कर रहा हूँ कि यूपी पीसीएस मेन से रिलेटेड जो भी नए सिलेबस आए हैं उस हर एक सिलेबस का एक एक पॉइंट, मतलब कि जो उसमें कीवर्ड्स दिए हुए हैं सिलेबस में, उस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग मैं एक एक कीवर्ड्स को पकड़ पकड़ के आप लोगों को जो है कि पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। और उसके बारे में एक स्मॉल छोटे छोटे वीडियोस बना के लेक्चर्स के तौर पे या बोर्ड पे समझा के मैं आप लोगों को उसके बारे में डिटेल्स भी बता दूंगा कि आपको उसकी कहाँ से क्या तैयारी करनी है, उसमें कैसे लिखना है। सो इन सब चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाइए, संख्या बढ़ेगी तब जो है कि पढ़ाने में भी मज़ा आएगा और आप लोगों को भी मज़ा आएगा जब आपस में जो है कि एक तरह से नॉलेज शेयरिंग होगी तो। ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।